हेलो स्टूडेंट्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद आता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो बेंड कर जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है मीडियम तीन टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। जो हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें लाइट आर पार जा सकती है, जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, एयर हो गया, ये सब हमारे क्या है, मीडियम है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो जब एयर से अगर मैं यहाँ ग्लास का स्लैब रख दूं तो लाइट यहां से पास कर जाएगी। ठीक है, तो एयर और ग्लास तो वो क्या है, अलग अलग मीडियम है। एयर और ग्लास अलग अलग मीडियम है। ठीक है, तो ये बोलता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो या तो हम बोल सकते हैं, इसकी अनदर डेफिनेशन भी है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो पहले तो आपको मीडियम समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मीडियम हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा रेयरर मीडियम और सेकेंड वन इज डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम किसको बोला जाता है? जिसमें मीडियम के पार्टिकल बहुत बहुत नजदीक होते हैं, सॉरी दूर दूर होते हैं, तो उसको हम रेयरर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक मीडियम बनाता हूं। ठीक है, तो ये वाला मीडियम हो सकता है एयर है, तो एयर के पार्टिकल के हैं, दूर दूर है। ठीक है, जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में मीडियम के पार्टिकल बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, जब मीडियम के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नजदीक होंगे तो उस मीडियम को हम बोलेंगे कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है मतलब उसमें क्लोजली पैक्ड हैं एटम के मॉलिक्यूल्स जो हैं उस सब्सटेंस के। ठीक है, रेयर मीडियम में मॉलिक्यूल्स के दूर दूर हैं। ठीक है, तो जब रेयरर से डेंसर में लाइट जाएगी या डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जाएगी तो वो बेंड करती है। किस तरीके से उसको समझते हैं। ठीक है, तो हम बेंडिंग ऑफ लाइट को भी रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, या फिर जब लाइट के पाथ में चेंज आता है तो उसको भी हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई एक ग्लास का स्लैब है। ठीक है, ग्लास स्लैब तो समझते हो आप। ठीक है, ग्लास का इतनी मोटी थिन शीट है। ठीक है, अब ये हमारा एयर है और ये हमारा ग्लास है। ठीक है, तो ग्लास के कंपैरिजन में अगर एयर को देखा जाता है तो एयर एक रेयरर मीडियम है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर है एज कंपैरिजन टू ग्लास। ठीक है, तो ग्लास हमारा क्या बन गया, डेंसर मीडियम बन गया विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो जब लाइट एयर से रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, ठीक है, तो ऐसे जा रही है तो इसमें से पास हो जाएगी। बट जब ये, क्योंकि अगर ये इसके सामने ये ग्लास नहीं आता तो इस लाइट ने ऐसे पास करना था। ठीक है, तो ये जो लाइट है ये इंसिडेंट रे, इसको हम इंसिडेंट रे बोल देते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होती है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो ये 90 डिग्री वाली लाइन आती है इसको हम नॉर्मल बोल देते हैं। ठीक है, नॉर्मल बोल देते हैं। तो लाइट को ऐसे जाना था, ऐसे आ रही थी, ऐसे जाना था, बट वो जब इसके अंदर जाएगी, ठीक है, इसके अंदर जाएगी तो वो क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी ऐसे। ठीक है, वो अपने पास से मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, उसको जाना था ऐसे बट वो नॉर्मल की तरफ को मुड़ जाती है। ठीक है, तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो वो बेंड कर जाएगी। ठीक है, ऐसे आ रही लाइट तो अपने बात को ऐसे कर लेगी, नॉर्मल की तरफ को मुड़ जाएगी। ठीक है, ये तो हमने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बेंड कहां को होगी ये देखते हैं। जब भी रे रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ को मुड़ती है। अब देखो, अब लाइट इसके अंदर चलेगी या उसको बाहर निकलना है। ठीक है, बाहर निकलना है और इसका पाथ ये होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। तो जिस पॉइंट पे ये पड़ेगी ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये इसका नॉर्मल आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल बन रहा है, इसका ये वाला नॉर्मल बन रहा है। ठीक है, इस वाली रे को हम क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये बेंड हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई है, तो उसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है,
और अब इसके बाद इस रे को बाहर निकलना है, तो इसको जाना था ऐसे, बट ये जाएगी इस बार ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो इस बार क्या हुआ, ये डेंसर से जब रेरर मीडियम में गई तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। इसका मतलब लाइट जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ को बेंड करेगी, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आता है हमारा कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, तो सिमिलर ही है। फर्स्ट कुछ डिफरेंस है लास्ट वाले लॉ में। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए हमारे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है। सेकंड बोलता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट चेंज, ठीक है, क्या बोला, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट चेंज व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है कोई लाइट, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं करती है जब वो एक मीडियम से अपना मीडियम चेंज करती है। लास्ट है द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल एन, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंट एंगल आई का जो साइन एंगल है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर आएगा, ठीक है। तो किसी मीडियम के लिए, ग्लास के लिए, अगर मैं ग्लास की बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है, 1.5 इंटू साइन इंटू आई, ठीक है, साइन ऑफ जितने डिग्री एंगल पे वो इंसिडेंट हो रहा है, 30 डिग्री 40 डिग्री, तो हमेशा ही उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट के बराबर आएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, तो रिफ्रैक्शन के बाद आती है हमारी एक और टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्लास देख लिया हमने, एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जो बिल्कुल साफ पानी होता है वो हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्या मतलब, ठीक है, इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसके बराबर होता है, ये रेशियो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो सी की वैल्यू हमें याद रखनी है, कितनी होती है, और ये होती क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है वो हमारा सी रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसके बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर। और जो हमारा स्मॉल वी है, स्मॉल वी हमारा रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है हमें कि कोई मटेरियल, कोई मीडियम कितना ज्यादा डेंसर है। मतलब आपको पता है कि लाइट रिफ्रैक्ट कर जाती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो वो बेंड कर जाती है, ठीक है। क्यों बेंड कर जाती है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो कॉज क्या रहता है, मीडियम में अलग अलग स्पीड लाइट की, ठीक है। लाइट की स्पीड एयर में कुछ और होगी और मीडियम के अंदर कुछ और होगी, ठीक है। इसी वजह से लाइट बेंड कर जाती है। और जितना ज्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जैसे ये मान लेते हैं ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 होता है, ठीक है। तो एयर से लाइट कहां जा रही है, ग्लास के अंदर जा रही है, तो हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम है एयर का और इसका ज्यादा है। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ज्यादा लाइट बेंड कर जाती है। और इसी को ही हम ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं किसी मटेरियल की। तो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या हुआ कि कोई मटेरियल को किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ज्यादा है, मतलब उसमें लाइट कितनी ज्यादा बेंड करेगी, ठीक है, लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा कम हो जाएगी, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जो दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा किसका है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
2.42 के बराबर है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, डायमंड दुनिया का सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। मतलब इसमें लाइट जब जाएगी वो सबसे ज्यादा बेंड करेगी, सबसे ज्यादा बेंड करेगी। ठीक है, तो वो नॉर्मल की तरफ को सबसे ज्यादा बेंड करेगी। ठीक है, ये नॉर्मल है तो वो सबसे ज्यादा बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ को। ठीक है, ऐसा किसी भी मटेरियल में नहीं होगा। बाकी ग्लास स्लैब है तो ग्लास स्लैब में वो थोड़ा कम बेंड करेगी एज कंपेरिजन टू दिस। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट की स्पीड उस मीडियम में उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ग्लास का मटेरियल दे रखा है, ये हमारा ग्लास है और कोई लाइट रे इसमें एंटर कर रही है। ठीक है, और ये बेंड हो जा रही है। ओके, हमें क्या बोला गया है, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एन किसका, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.5 के बराबर। हमें बोला गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज करते हैं, हम लगाते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि C इक्वल टू V के बराबर है, तो देयरफॉर हम n की वैल्यू पुट करते हैं 1.5, C की वैल्यू हमारे 3 × 10⁸ डिवाइड बाय V। ठीक है, V को इस तरफ ले जाओ, 1.5 को इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, 0.5 मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया 10 की फॉर्म में, तो ये कट जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो हमारे पास लाइट की स्पीड बनेगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये लाइट की स्पीड होगी ग्लास के अंदर, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आता है हमारा स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ग्लास से मिलकर बने होते हैं। और आपने जो स्पेक्टेकल्स में जो हमारे जो ग्लासेस हैं, जो हमारी स्पेक्स होती है उसमें जो हमारी लेंस यूज होते हैं तो वो हमारे स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। तो स्फेरिकल लेंसेज बनाए कैसे जाते हैं और उनका नाम क्या क्या है उनको देखते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, जैसे ये हमारे पास एक मान लेते ग्लास है, ग्लास का एक स्फीयर है। ठीक है, ग्लास का स्फीयर है मतलब अंदर भी ग्लास भरा हुआ है। ठीक है, खाली नहीं है, अंदर भी ग्लास भरा हुआ है, पूरा ग्लास का एक गोला है। अगर मैं इस ग्लास के गोले को कुछ इस तरीके से कट करता हूं, ऐसे कट करता हूं। ठीक है, और ये कटा हुआ जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा कौन सा लेंस, ये बन गया हमारा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे ना काट के ऐसे कट करता, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ना काट के ऐसे कट करता, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा लेंस बनना था, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे वो। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कनकेव लेंस और ये बन गया हमारा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब भी इसके ऊपर रेज इंसिडेंट होगी तो ये सभी रेज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ऑब्वियस सी बात है, एयर से लाइट कहाँ जा रही है, ग्लास के अंदर, तो वो मुड़ जाएगी, बेंड जाएगी, ऐसे जाएगी और बेंड कर जाएगी। ठीक है, बट इसका एक खासियत है, क्या करता है, सभी रेस को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करने की कोशिश करता है, इकट्ठा करने की कोशिश करता है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है कनकेव लेंस, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है रेज को। ठीक है, कैसे करता है, जब भी रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, तो ऑब्वियसली बात है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, एयर से ग्लास में जा रही है लाइट, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ठीक है, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, ऐसे को डाइवर्ज कर जाती है, ऐसे डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो इसके बाद आती है हमारी कुछ टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज दो टाइप के होते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो जो यहाँ से जो टर्म्स जुड़ी हुई है वो जैसे आपने मिरर के केस में पढ़ी, कुछ सेम है। तो फर्स्ट जैसे हम कन्वेक्स लेंस के केस में भी और कनकेव लेंस के केस में भी दो चीजें हैं। ठीक है, तो मैं एक ही बता देता हूं, वहां से आप कनकेव लेंस में और कन्वेक्स लेंस में दोनों सेम रहेगी। मैं आपको कन्वेक्स लेंस में बता देता हूं। ठीक है, पहली बात है, चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा कन्वेक्स लेंस।
ठीक है। जो कन्वेक्स लेंस का यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, अपर्चर बोलते हैं। जो आपके कैमरा में, फोन में लेंस लगा होता है, ठीक है, उसकी जो विड्थ होती है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, जो ये जो लेंथ होती है, इस लेंथ को हम अपर्चर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो यहां से यहां तक के बीच में जो सेंटर पॉइंट आता है, उस सेंटर पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दो आएंगे। ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस ये वाला बन रहा है और एक स्फेरिकल सरफेस ये वाला बन रहा है। ठीक है, इस वाले स्फेरिकल सरफेस का अगर सेंटर लेंगे तो मान लेते हैं यहां जैसे आ रहा है। ठीक है, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेंगे, एक इस तरफ को और एक इस तरफ को। ठीक है, ऐसे, तो इसको मैंने C1 और C2 नाम दे दिया। ठीक है, अब इन सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से गुजर जाने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये हमारी आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और दूसरा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सारे के सारे डिस्टेंसेस हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और यहाँ पे भी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड होगा। फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, बल्कि ये सेम ही होते हैं मैक्सिमम केस में। ठीक है, डिपेंड करता है कि लेंस कौन सा है। अच्छा, आगे नेक्स्ट आती है हमारी प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस कौन सा पॉइंट होता है, आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ठीक है, ये हमारा इसके और इसके बीच में प्रिंसिपल फोकस होता है, और इसके बीच में प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में सेम रिलेशन है कि R = 2f के बराबर होता है, या f = R/2 के बराबर होता है। तो ये डिस्टेंस बराबर है ये डिस्टेंस। ठीक है, जितना C से C1 के बीच में, उतना ही C से C2 के बीच में डिस्टेंस होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है कि इस प्रिंसिपल फोकस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किसी लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो वो रेज रिफ्रैक्ट बैक होने के बाद लेंस से किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और वो पॉइंट हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा टर्म्स रिलेटेड टू प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज आ गया। ठीक है, सिमिलर टर्म्स होंगी। जो हमारा कनकेव लेंस है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और ये आगे